नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और मैं आपसे आज मेथडोलॉजी के दूसरे पक्ष या दूसरा जो एलिमेंट होता है उसके बारे में बात करने वाला हूँ, प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग के बारे में। और उसमें एक ख़ास किस्म की जो सैम्पलिंग होती है जिसमें कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अब हमने तो देख लिया है कि सैम्पल का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या किसी और प्रकार की प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग करने के पहले आपको पॉपुलेशन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये अपन जो शब्द इस्तेमाल करते आ रहे हैं पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसको सही तरह से और पूरी तरह से परिभाषित करना ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए, आप ये कहेंगे कि मुझे अखबार के पाठकों में के सर्वेक्षण करना है। अब ये पूरी तरह से परिभाषित नहीं है, पाठक से क्या मतलब है। अब आपको परिभाषित करना पड़ेगा कि हर वो व्यक्ति जो हफ्ते में कम से कम एक बार उस दैनिक अखबार को पढ़ता है या कोई और दैनिक अखबार को पढ़ता है जिसका आप सर्वेक्षण करने वाले हैं, उसको आप पाठक मानते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो हर रोज़ प्रतिदिन 7 दिन एक हफ्ते में अखबार पढ़ता है, उसको हम जो है पाठक मानने वाले हैं। तो पाठक की परिभाषा होने इसमें बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी बात, अगर आप दूसरा उदाहरण ले लीजिए, अगर आप सर्वेक्षण करना चाहते हैं विश्वविद्यालय के या किसी कॉलेज के छात्र में, तो छात्र से आपकी क्या परिभाषा है। क्या इसमें छात्र और छात्राएं दोनों सम्मिलित हैं, या हर विभाग का छात्र इसमें ज़रूरी है, हर फैकल्टी का छात्र इसमें लगा हुआ है, या केवल वही छात्र है जो रजिस्टर्ड है या जो किसी और तरह से विश्वविद्यालय में पढ़ तो रहा है मगर रोज़ आता नहीं है, जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहा है। ये आप जितनी अच्छी तरह से इसको परिभाषित करेंगे, पूरी तरह से परिभाषित करेंगे, उतनी तरह से आसान रहेगा किसी को भी डेटा कलेक्शन करने के लिए। क्योंकि फिर आप बता सकते हैं कि इस छात्र के पास जाना है, इस छात्र के पास नहीं जाना है, इस पाठक के पास जाना है, उस पाठक के पास नहीं जाना है। तो परिभाषित करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप अपने पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को सही तरह से पता लगा सकते हो। तो इस पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में से अब आप कुछ सैंपल को ड्रॉ करने वाले हैं। अब उस सैंपल को जब आप, जैसे आप मान लीजिए कि आप 10,000 छात्र हैं, आप उसमें से 100 विद्यार्थियों को लेना चाहते हैं, तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसमें यहाँ अपन प्रोबेबिलिस्टिक मेथड और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। मतलब अच्छी तरह से अगर किसी आपको व्यवस्थित ढंग से सैम्पलिंग करना है तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आप करेंगे। इसमें थोड़ी सीमा है जिसके बारे में अंत में इस कार्यक्रम में अपन बात करने वाले हैं। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जो है 3 शब्द आते हैं, सिंपल, रैंडम और सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग का मतलब हम समझ गए, 100 विद्यार्थियों को हमको इस तरह से चयन करना है कि ये 100 विद्यार्थियों के जो नतीजे आपको मिलेंगे, जो निष्कर्ष आपको मिलेंगे, ये सब लागू हो सके उन 1000 छात्रों से, उन 1000 छात्रों पर जहाँ से आपने ये सैंपल को विड्रॉ किया है। इसके लिए ख़ास शब्द है अपने रिसर्च के अंदर जिसको कहते हैं जनरलाइजेशंस। कहने का मतलब ये है कि आप केवल उन 100 विद्यार्थियों में रुचि नहीं रखते हैं जिसका आप अध्ययन करने वाले हैं, जिसका आप विश्लेषण करने वाले हैं, जिसकी आप एनालिसिस करने वाले हैं, बल्कि उन 1000 छात्रों के बारे में पता लगाना चाहते हैं इन 100 विद्यार्थियों के माध्यम से, कि आप कह सकें कि ये 1000 विद्यार्थियों का पढ़ने का तरीका, जो भी आपका शोध का विषय है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में आप बात कर सकें। तो आपको जो है ना सैम्पलिंग करना बड़ा ज़रूरी होता है। दूसरा जो शब्द इसके अंदर आता है वो है रैंडम, और इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं जब हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में बात की थी कि 1000 विद्यार्थी हैं समझिए, उन 1000 में से प्रत्येक विद्यार्थी को आपके 100 में चुने जाने का उतना ही चांस होना चाहिए जैसे किसी अन्य 100 को, या बाकी जितने भी बचते हैं 1000 में से 100 को घटा दीजिए जितने बचते हैं। तो अंग्रेजी में इसको कह लें कि एवरी यूनिट या एवरी एलिमेंट या एवरी केस, और इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में या कॉलेज के संदर्भ में एवरी स्टूडेंट हैज़ ए नोन एंड इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। तो हर विद्यार्थी को उतना ही चयन होने का मौका मिलना चाहिए जितना कि अन्य किसी और विद्यार्थी को। इसका सरल मतलब होता है रैंडम, और अंग्रेजी में हम जनरली कहते हैं कि जो है ना रैंडम का मतलब ये होता है कि हमने गाय बगाए किसी को बात कर लिया, किसी को ढूंढ लिया हमने, ये मतलब नहीं है। शोध के संदर्भ में रैंडम का एक खास मतलब होता है, और ये मतलब मैंने आपको बता दिया कि नॉन एंड इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए। तो इसका तो मतलब अपन समझ गए। तो अपन को अब ये करना चाहिए कि रैंडम सिलेक्शन कैसे होगा।
बात तो ये है कि अटकती है ना कि इसकी पद्धति क्या होगी हर विद्यार्थी को। तो उसमें आपको स्टेप्स में बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से चरणबद्ध तरीके से चलना है। उसमें सबसे पहली शर्त यह है कि आप 1000 विद्यार्थी 10,000 विद्यार्थी अगर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में हैं, उन प्रत्येक की आप लिस्ट बनाएं, या वो लिस्ट उपलब्ध है आपको तो वो लिस्ट आप ले लें। तो मतलब पहले 1000 विद्यार्थियों के पास एक सूची होनी चाहिए। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करने के लिए आपके पास सूची का होना बहुत ज़रूरी है। और ये सूची वो होनी चाहिए, वो लिस्ट होनी चाहिए कि वो कंप्लीट हो, वो पूरी अप टू डेट हो, वो पूरी हो। और जो है ना, जैसे आज जितने छात्र हैं उन सब छात्रों का नाम उस सूची में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फैकल्टी के हों। तो लिस्ट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, लिस्ट आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, है ना। तो ये शर्त इसकी होती है। तो आपके पास लिस्ट आ गई। दूसरी काम आप ये करेंगे कि हर विद्यार्थी को आप एक अंक देंगे, और किसी भी 2 विद्यार्थियों को एक ही अंक नहीं देंगे। तो मतलब जैसे आपके पास 10,000 विद्यार्थी हैं तो 10,000 में 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए आप 10,000 तक चले जाएंगे। तो ये आपने दूसरा काम कर दिया। तीसरा काम आपने ये किया, और इसके आसपास ही आपको करना चाहिए, कि आप सैम्पल साइज़ को कैलकुलेट करेंगे। सैम्पल साइज़ कैलकुलेट करने के लिए अपन इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, और आगे जाके जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उसको हम सही तरीके से कैसे सैम्पल साइज़ कैलकुलेट होता है इसके बारे में आपसे मैं बातचीत करूंगा। फिलहाल आप इतना मान लीजिए कि सैम्पल साइज़ आप इस तय करने के लिए बात इस पे निर्भर करती है कि आपके सैंपल में कितनी विविधता है, कितनी भिन्नता है। अगर सब एक समान है तो आपको सैंपल छोटा चाहिए। अगर सब अलग अलग तरह के छात्र हैं, उनकी रुचि जिस विषय का आप अध्ययन कर रहे हैं उसमें अलग अलग होती है, तो फिर आपको जो है ना सैंपल साइज़ ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो ये आपको सैंपल साइज़ आपने कैलकुलेट कर लिया। मान लीजिए कि आपने तय किया कि मैं 100 विद्यार्थियों को 10,000 में से 100 विद्यार्थी चयन करूँगा, यह आपका हो गया सैंपल साइज़। इसके बाद आप करेंगे कि आप एक सैम्पलिंग इन 100 विद्यार्थियों का कैसा चयन करेंगे। तो अगर समझिए, अगर आपका पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट छोटा है तो आप लॉटरी मेथड से कर सकते हैं। एक दूसरा छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। आपके पास समझिए आपका पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट केवल 100 लोगों का है, तो 100 कोई ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं हुई। आप एक छोटी सी स्लिप, हर छोटे छोटे कागज़ को फाड़ेंगे, एक छोटी छोटी उसकी स्लिप बनाएंगे। हर स्लिप में या तो नंबर लिख देंगे जिस विद्यार्थी का नाम लिख देंगे। ऐसे आप 100 स्लिप बनाएंगे और हर स्लिप पे आप एक एक विद्यार्थी का नाम लिखेंगे। उसको आप एक डब्बे में रखेंगे, उसको हिलाएंगे, एक छोटा सा स्लिप निकालेंगे और देखेंगे हाँ भाई चलो इस विद्यार्थी का नाम है, इसको अपन ने सिलेक्शन ले लिया, इसको अपन ने सेलेक्ट कर लिया। फिर दूसरे को निकालेंगे, इस तरह से आप करेंगे। तो अगर आपकी पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट छोटी है, आप स्लिप बना सकते हैं तो आपने स्लिप बना दी। अब जैसे 10,000 की लिस्ट है तो आप स्लिप नहीं बना सकते, बहुत बड़ी सूची है। तो उसमें ख़ास तरह का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं, किताबों में इसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा। इसको कहते हैं रैंडम नंबर जनरेटर। तो ये ऑटोमेटिकली आपको जो है सब निकाल के दे देता है। 1 2 5 मिनट में आपको ये जानकारी मिल जाती है, तो आपको इसका चयन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई भी रैंडम मेथड ऑफ सैंपल सिलेक्शन करते हो तो उसमें शोधकर्ता का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वो इस बात पे निर्भर, उसकी रुचि पर या उसके इंटरेस्ट पर किसी भी तरह से ये निर्भर नहीं होना चाहिए कि मैं इसको लेना चाहता हूँ या नहीं होना चाहती। सैंपल सिलेक्शन का तरीका पूरे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, या कह लीजिए शोध की भाषा में इंडिपेंडेंट ऑफ द रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए। आप ये तय नहीं करेंगे कि इसको होना चाहिए, ये बूढ़ा है, ये छोटा है, ये दिखने में ठीक नहीं है, इसके कपड़े अच्छे नहीं पहनता है, ये बराबर लगातार नहीं आता है। ऐसा कोई भी कारण हो, ये आप पे निर्भर नहीं करता है। ये कंप्यूटर तय करेगा या आप जो लॉटरी मेथड से निकालते हैं वो ये तय करेगा। तो इसमें आपको इस तरह से आप वो सैंपल को निकालते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये गोल्डन स्टैंडर्ड है। इसका फ़ायदा ये है कि आप जो हैं, आपके पास जो निष्कर्ष निकल कर आते हैं 100 विद्यार्थियों के बारे में, इससे आप इजीली जनरलाइज कर सकते हैं। उन 10,000 विद्यार्थियों के बारे में बात कर सकते हैं जो आपने 100 विद्यार्थी आधार क्या है, 100 विद्यार्थी हैं आपका। इसकी दिक्कत ये है कि समझिए अगर आप 10,000 तो 10,000 की आपको सूची बनानी पड़ेगी। इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें कितना पैसा लगेगा। और दूसरी दिक्कत इसमें ये होती है, इसका लिमिटेशन इसकी ये होती है कि आपको सैंपल साइज़ थोड़ा बड़ा चाहिए इसके बारे में। तो इसके एडवांटेजेस भी होते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। यहाँ मैं अपनी बातचीत ख़त्म करता हूँ। अगले सेशन में हम किसी और विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।